तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक, अच्छी, बेहतर, सबसे अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का भाग 5। बायोलॉजी क्लास 12 अध्याय 13 हम लोग पढ़ रहे थे जीव और समष्टियां। जीव और समष्टियां में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। अब अधिकतर मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको पार्ट 5 मिल गया है, पार्ट 1 नहीं मिला, यानी कि उनको प्लेलिस्ट अभी तक मिली ही नहीं। तो बच्चे बड़े प्यार से कहता हूं, जो चैनल है ना बायो अमन, आपका चैनल है ना, आपके चाचा का चैनल सॉरी, आपका ही चैनल है ये बायो अमन। उस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओ और वहां पर एक प्लेलिस्ट है कक्षा 12 जीव विज्ञान। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर सारे वीडियो को कंसिस्टेंट वॉच करो, देखो। ठीक है, और बता दें आपको, आप क्लास 12th में हैं, आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक चैनल पर प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लास 12th बायोलॉजी आईएमपी क्वेश्चन के नाम से। ठीक है, तो वहां पर आप लोग जाओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो। देखो, इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या बात किया था, पर्यावरण के अजैविक कारक के बारे में, है ना, तापमान के बारे में, जल के बारे में बात किया था ना। बताओ, बात किया था ना। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं मृदा के बारे में। ठीक है, जिसको अपन लोग स्वेल बोलते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, बात करेंगे मृदा के बारे में। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन में ना अपना कॉन्फिडेंस इतना लूज मत करना कि कोई तुम्हें कुछ भी आकर के कुछ बोल देना तो उसको सत्य मान लो। ठीक है, चीजों को डीपली पढ़ो, किताबें पढ़ो हमेशा। जब आप खाली रहते हो ना, जब आपके माइंड में इधर उधर के थॉट्स आते हैं ना, बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो। सॉरी, क्योंकि किताबों के अंदर ऐसा कुछ लिखा है जो वास्तव में हम उस चीज को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। देखिए, हमारा एक दूसरा चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। ओके, तो आप लोग बायो अमन मोटिवेशन चैनल पे जाएंगे, उस चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। आप लोग उस चैनल पर जाइए, उस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए और वॉच करिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, कोई लड़की परेशान कर रही है, कोई लड़का परेशान कर रहा है, आप लोग सारा कुछ शेयर कर सकते हो। ठीक है, सारा कुछ खुल के बताओ, क्योंकि बायो मन ना तुम लोगों के साथ है। ठीक है, तो चलिए, अब प्लेलिस्ट के बारे में आप लोग समझ गए हैं और नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा, सोयल। ठीक है, तो देखो, सोयल क्या होती है, मृदा क्या होती है। मृदा होती है मिट्टी, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी। घर के बाहर जाओगे मिलेगी मिट्टी, पैर ऐसे चप्पल उतार के मिट्टी में रखो, गंदा हो जाएगा, फिर आओगे पैर धुलोगे, है ना। मेरे को पता है, मेरे को धूल से बहुत ज्यादा वो है, एलर्जी है ना। जब धूल के पार्टिकल्स वगैरह उड़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा एलर्जी होने लगती है। और बाहर में कभी गया ना तो धूल उड़ती रहती है बाहर, तो वहां से आया तो तुरंत हाथ पैर धुलो, तुरंत हाथ पैर मुंह सब सब चीजें है ना। तो चलिए, मृदा क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, हम लिख सकते हैं कि विभिन्न स्थानों में, कि विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि विभिन्न स्थानों में, विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति, मृदा की प्रकृति व गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चे बताओ, अब जैसे मैं अपने गांव का एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, मेरे गांव में जो हम लोगों की खेती है ना, वो खेत बालुई मिट्टी की है ना। वहां के मतलब मिट्टी बालुई टाइप की है, हल्का। तो वहां पे क्या होता है, धान की उपज बहुत होती है ना। और अगर मैं एक दूसरे गांव की बात करूं
जहां मैं जाता हूं उस गांव की मिट्टी ना बालुई नहीं है, थोड़ा सा रफ है है ना। तो वहां पर क्या, वहां पर दलहनी फसल ज्यादा होती है। अब मेरे यहाँ पे धान की फसलें अच्छी होती, मैं सत्य बता रहा हूँ, मतलब सच बोल रहा हूँ, है ना। कि मेरे गांव में जो पर्सनल मेरा गांव है वहां पे ये मतलब ये वाली फसलें बहुत अच्छी होती हैं, है ना, चावल वगैरह की। और ज़्यादा मैं उससे जुड़ा हुआ इंसान नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ जानूँ, लेकिन इतना सुनता रहता हूँ, आसपास गया गाँव हो तो हम लोग, है ना, लोग बताते रहते हैं ऐसा है वैसा है, तो हम लोग भी सुनते हुए पता चलता है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ों के बारे में जानने के ना मैं पहले से बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता था, किसी भी चीज़ के बारे में, है ना। कोई चीज़ें हैं, इसको क्या होता है, कैसे होता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो चलो ठीक है, तो मृदा क्या होती है, मृदा क्या होती है, जैसे देखो मेरे यहाँ की मिट्टी, बाहर मेरे घर के ऐसी मिट्टी है, एक पेड़ नहीं उगा सकते हो। आप लोग जहां से देख रहे हो, इंडिया के अलग अलग स्टेट से देख रहे हो, अलग अलग जगह से देख रहे हो, कुछ जगह की मिट्टी ऐसी होगी जहां पर तुम ऐसे कुछ फेंक दो तुरंत उग गया, है ना। तो क्या बोलता है कि विभिन्न स्थानों में, है ना, विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति व गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब कई स्थानों में आप दलहनी फसल उगा लोगे और कई स्थान ऐसे होंगे जहां पर आप धान गेहूं बाजरा मक्का उगाओगे, और कई जगह पर आप दाल सरसों मटर प्याज ऐसा कुछ उगाओगे, है ना। सॉरी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति व मृदा के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए देखिए, इंक खत्म हो गई, इसकी मैं इंक डाल लेता हूं पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग तो खाना वाना खा के बैठे होंगे, है ना। मार्कर को हमने खाना खिलाया नहीं। मार्कर का खाना जानते हो क्या है, मार्कर का खाना है इंक, है ना, वो इंक खाता है, उसके सिवा वो कुछ भी नहीं खाता, नमक तक नहीं खाता है ना, हम लोग बिना नमक के नहीं खा सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मृदा के ऊपर, सॉइल के ऊपर देखिएगा कि मृदा एक जैविक तंत्र है। मृदा एक जटिल भौतिक व एवं जैविक तंत्र है। क्या है, मृदा एक जटिल भौतिक व जैविक तंत्र है। अब अच्छा ये बताओ, खांसी थोड़ा ज़्यादा आ रही है, ये बताओ जो मृदा होती मिट्टी होती है, मिट्टी का काम क्या होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो आप मिट्टी में उगा सकते हो, ऐसा तो है नहीं आपने किचन में उगा लो, फर्श में उगा लो, है ना, छत पे उगा लो। छत पे उगाना चाहो तो उगा सकते हो, लेकिन मिट्टी रखना पड़ेगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मृदा एक जटिल भौतिक एवं जैविक तंत्र है जो कि पौधों को पोषक प्रदान करता है। तंत्र है जो कि क्या करता है, जो कि पौधों को पोषक प्रदान करता है, ठीक है, क्लियर है, पोषक प्रदान करता है। अब आपको पता है, क्या पता है, जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू क्या करते हैं, भोजन को ले जाते हैं ऊपर, जाइलम से जल जाता है, फ्लोएम से फल जाता है, जाइलम से जल जाता है, फ्लोएम से फूट जाता है ना। चलिए, पोषक प्रदान करता है तथा पौधे के लिए जल पोषक पदार्थ एवं खनिज की आपूर्ति करता है, ठीक है, तथा पौधे के लिए जल, ठीक है। क्योंकि जल किसके द्वारा जाता है, जल मिट्टी में ही तो होता है, मिट्टी से जल ले जाता है, तथा पौधे के लिए जल पोषक पदार्थ, ठीक है, जल पोषक पदार्थ तथा खनिज की आपूर्ति करता है, ठीक है। तथा खनिज की क्या करता है, तथा खनिज की आपूर्ति करता है। जो मृदा क्या होती है समझना, बड़े प्यार से समझ लो कि मृदा एक जटिल भौतिक व जैविक तंत्र है जो कि पौधों को पोषण प्रदान करता है, पोषक प्रदान करता है। हमको
एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना से मिलती, भोजन से मिलती। पौधों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती है, मृदा से मिलती है। अब मिट्टी में जितनी एनर्जी रहेगी सॉरी, मिट्टी जितना ज्यादा उपजाऊ रहेगी उतना पौधा अच्छा रहेगा, आपको पता है ना। देखो आज खांसी परेशान करके रखी है, ठीक है थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मृदा के घटक देखते हैं, है ना, कि मिट्टी में आखिरकार पाया क्या क्या जाता है। ओके चलिए मृदा के घटक, ठीक है, कि मिट्टी किससे मिलकर के बनी होती है, मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। तो बच्चे सबसे पहले इसमें पाया जाता है खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ और वायु और जल। ठीक है, क्या पाया गया? खनिज लवण, फिर कार्बनिक पदार्थ और मृदा में वायु भी पाई जाती है, क्लियर कर लेना, ठीक है, और जल भी पाया जाता है। ठीक है, मृदा में क्या क्या पाया जाता है? खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, वायु और जल। ठीक है, तो देखो 40% खनिज लवण पाया जाता है और 10% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 40 और 10 क्लियर करो यहां से। मृदा में क्या क्या पाया जाता है? खनिज लवण 40%, कार्बनिक पदार्थ 10%, वायु 25% और जल भी 25% पाया जाता है। ये है मृदा के घटक। इन सभी चीजों से मृदा मिलकर के बनता है। देखो मृदा की हम लोग एक इंग्लिश से डिफिनीशन लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि सोयल इज द लूज सरफेस मटेरियल। ठीक है, क्या लिखेंगे कि सोयल इज द लूज सरफेस मटेरियल। ठीक है, देखना बड़े प्यार से समझ लेना इस चीज को, ठीक है, इंग्लिश में भी चीजों को सीखते चलो। मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट लैंड, ठीक है, दैट कवर्स मोस्ट लैंड, यानी कि सोयल क्या है? सोयल एक बहुत ज्यादा मात्रा में फैलने वाला वो है, क्या है, एक मटेरियल है जो क्या करता है, बहुत सबसे ज्यादा लैंड को कवर करता है। फिर नीचे लिखेंगे इट कंसिस्टेंट ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल, ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो सोयल होती है, इट होता है, सोयल होती है या होती है, या किससे कंसिस्टेंट होती है? ऑर्गेनिक पार्टिकल से और ऑर्गेनिक मैटर से कंसिस्टेंट होती है। ये आपको पढ़ा दिया बायोमन ने। ठीक है, तो चलो इसी बात पर चैनल को वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मृदा के कण क्या क्या होते हैं, मृदा के साइज क्या होता है। ठीक है, सोयल पार्टिकल, मृदा के कण, मृदा कण। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देखना हमने मृदा के 4 कण लिए, ये देखो छोटा एक मृदा कण, ये फिर ये बताओ, ये छोटा है, ये छोटा है। अब देखना जगह स्पेस किसमें ज्यादा मिल रही है? इसमें खाली इतनी मिल रही है, लेकिन इसमें देखो कितना मिल रही है, इसमें इतना मिल रहा है। ये एक छोटा कण है और ये बड़ा कण है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे कि जो बड़ा कण होता है उसमें क्या होती है? बड़ा मृदा का कण होता है उसमें अधिक वायु होती है, और जो कम होता है, जो छोटा होता है मृदा का कण, उसमें कम वायु होती है। बताइए, जो मृदा का कण छोटू सा होगा, आप लोग जैसा छोटू सा,
उसमें वायु क्या होगी, उसमें वायु कम होगी, और जो मृदा का कण बड़ा होगा उसमें क्या होगी, उसमें अधिक वायु होगी। बता बच्चे, यहां तक क्लियर है कि नहीं, बता। अगर स्वेल के बारे में पूछ दिया ना तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना। मैं यकीनन कहता हूं आपको वो एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। ठीक है, क्या लिखोगे कि स्वेल इज द लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट लैंड। इट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये हुआ मृदा का पार्टिकल, मृदा का कण देख लिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमें पता है मृदा में वायु भी रहती, क्या रहती है, वायु रहती है ना। मृदा में हवा रहती है कि नहीं, मृदा में हमें पता है कि मृदा में जल भी रहता है, वायु भी रहता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर बताया। क्या ऊपर बताया, बताइए, ये यहां पे बताया कि मृदा में वायु भी रहता है और मृदा में जल भी रहता है। तो हमने देख लिया कि ये मृदा में क्या थी, ये अधिक वायु थी, है ना। और मृदा के अंदर क्या होता है, देखो जैसे ये है मृदा का कण, ये है मृदा के कण, ठीक है, मिट्टी, सैंड बोलते, स्वैल बोलते, है ना। तो इसमें क्या हुआ, 40% इसमें खनिज लवण हुए और 10% कार्बनिक पदार्थ, 25% वायु और 25% जल, यानी कि इसमें 25% वायु होती है। अब समझ लो एक बात को कि मृदा वायु में, जो मृदा वायु में होती है, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है और ऑक्सीजन कम होती है। इस चीज को याद कर लो। अब ये बताओ, ये एक पौधा है, सॉरी, ये एक पौधा है और ये मृदा है, सोयल है, ठीक है। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल। ये एक पौधा है और ये नीचे सोयल है, मिट्टी है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए कि ऑक्सीजन, बता भैया। बिल्कुल सही कह रहे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए, चाहे वायुमंडल से ले और चाहे कार्बन डाइऑक्साइड वो मिट्टी से ले, स्वैल से ले। और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसलिए जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है बच्चे। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है और ऑक्सीजन कम होती है वायुमंडल की अपेक्षा। ठीक है, वायुमंडल की अपेक्षा, वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है और ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है और मिट्टी को भैया कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, खत्म। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, हम लोग बढ़े आगे, है ना। सॉरी, खांसी पता है, सोचो कि गिनो कितनी बार आ गई होगी, 6-7 बार आ गई होगी, है ना। ये था हमारा मृदा कण, मृदा वायु। अब क्या करें, खांसी आ जाए तो पढ़ाना रोक दें, नहीं ना, सिलेबस भी हमें खत्म करवाना है, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, तो इसको आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो स्क्रीनशॉट लेकर के ना डाला करूँगा किसी चीज़ को, स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया यानी कि तुम लोग फिर कंफर्ट में चले जाते हो, लिख लेंगे अभी नहीं बाद में। बच्चे देखो, कंफर्ट की ज़िंदगी ना बहुत नुकसान होता है। देखो अगर ज़िंदगी में ना आपके पास तकलीफ़ें नहीं हैं, ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही है, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना, पैसे मांग रहे हो, घर से पैसे मिल रहे, सब कुछ मतलब बिल्कुल ऐश की ज़िंदगी चल रही ना, तो समझ लो सफलता आपसे ना कोसों दूर है, कोसों दूर है, थोड़ा सा दूर नहीं, कोसों दूर है। क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो स्ट्रगल करता है, जो वास्तव में मेहनत करता है, जिसको अपने एक एक सेकंड की ना कीमत पता होती है। सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, सफलता बोलती है तू स्ट्रगल कर, मैं आके तेरे को देखूंगी, अगर तू लायक होगा, तो काबिल होगा, तो मैं तेरे पास रुक जाऊंगी, नहीं तो चली जाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मृदा जल। ठीक है, चलो इसको भी मिटा देते हैं।
मृदा जल। देखो तुम लोगों को समझाना सॉरी, तुम लोगों को समझाना, तुम लोगों को गाइड करना मेरा काम है, ठीक है। एज अ इंस्पिरेशनल स्पीकर, ए मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशन एज अ कैरियर कोच, आपको बताना, आपको गाइड करना ना मेरा दायित्व है, मेरा काम है, ठीक है। और आप लोग अगर मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं ना, तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है और वहाँ पर आप लोग जाएंगे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर मेरे को डायरेक्टली आप लोग बता देंगे, ठीक है। और वहाँ पर मेरा कांटेक्ट नंबर भी आप लोगों को मिल सकता है, मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा जल के बारे में। मृदा जल यानी कि हमने समझ लिया कि मिट्टी में पानी पाया गया। क्या पाया गया भैया? मिट्टी में पानी। अब देख लो, मिट्टी में पानी पाया जाता है, हमें पता है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से ही अपना क्या करते हैं, पानी को लेते हैं। तो पौधे किस जल को लेते हैं? तो पौधे बच्चे केशिका जल का प्रयोग करते हैं, केशिका जल का, केशिका जल का, कैपिलरी, एक सेकंड ना, इसको अलग पेन से लिख देता हूं मैं ताकि ये दिखे आपको। कैपिलरी वाटर, यानी कि जो पौधा होता है ना, ये देखो, ये पौधा, ये मृदा है, ये इसकी जड़ है। ये किस वाटर का प्रयोग करता है? ये अपनी जड़ों से किस पानी को ले लेता है? तो वो लेता है कैपिलरी वाटर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मृदा में कई प्रकार का जल पाया जाता है, गुरुत्वीय जल, वायवीय जल, है ना, ग्लेशियरी जल जो भी होता है ना। तो मृदा क्या करता है, पौधा क्या करता है, जो कैपिलरी जल होता है, केशिका जल होता है, उसका वो उपयोग करके राजा बाबू की तरह तैयार होकर निकल लेता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मृदा की परतें। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, छोटा सा इसमें लिख लो, मृदा की परतें, ठीक है। बताओ, बोर हो रहे क्या भैया? बोर हो रहे हो क्या? नहीं बोर हो रहे हो ना? देखो, मृदा में ना कई तरह की कई परतें होती हैं, ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर हमने ये देखा, ये पेड़ पौधे हैं। देखिए, जो हमें मृदा की परत ऊपर दिखाई देती है उसे बोलते हैं ऊपरी परत। जब हम लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं खेतों में, तो उसे बोलते हैं ऊपरी परत, या फिर उसे बोलते हैं ओजोन। ओजोन का मतलब क्या होता है, समझ लेना। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक जोन, यानी कि उपजाऊ परत, ऊपरी परत, या फिर उसे बोल सकते हैं उपजाऊ परत, ठीक है। जो उपजाऊ परत होता है, उपजाऊ परत में क्या होता है, उपजाऊ परत में होता है ह्यूमस, ठीक है। उपजाऊ परत को हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं। और जो ह्यूमस होता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो ह्यूमस का निर्माण, ऐसे डाउन करें, ह्यूमस का निर्माण सड़ी गली पत्तियों एवं जीवों के मृदा में मिलने से होता है, ठीक है। जो ह्यूमस का निर्माण होता है वो कैसे होता है? वो होता है सड़ी गली पत्तियों व जीवों के मृदा में मिलने से होता है। और इसी ह्यूमस में अप घटक पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं प्राकृतिक सफाई कर्मी, बोलते हैं डीकंपोजर पाए जाते हैं, अप घटक पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पत्ती गिरी, वही पत्ती क्या हुई, अब घटक ने उनको सड़ाया गलाया, क्या बना दिया, ह्यूमस बना दिया, जिसको हम लोग सॉइल या मृदा के नाम से जानते हैं। मृदा की ऊपरी परत ओजोन, ऑर्गेनिक जोन के नाम से जानते हैं। समझ गए ना? ह्यूमस का पूछ लिया जाए, ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है भैया?
ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, क्या बताओगे? ह्यूमस का निर्माण सली गली पत्तियों व जीवों के मृदा में मिलने से। जीव क्या मतलब होता है? सपोज दैट हम मर गए, है ना, अब उधर पड़े रहे, हमको कोई उठाने नहीं आया, तो क्या ऐसा क्या होगा? कोई उठाए नहीं आएगा तो हमको कोई ले ही नहीं जाएगा, ले जाएगा भैया, कौन ले जाएगा? डिकम्पोजर। अब घटक क्या करेगा? उसे वहीं पर डिकम्पोज कर देगा, और वो जब डिकम्पोज करेगा तो उस जैसे इस जगह पर हम थे, तो इस जगह की जो मृदा है वो क्या हो जाएगी बच्चे? वो हो जाएगी उपजाऊ, वहां पर उपजाऊ मृदा हो जाएगी वहां पे, ठीक है जी, ऐसा होता है यहाँ पे। तो समझ गए यहाँ पे ऊपरी परत क्या होती है, ह्यूमस क्या होता है ना। यहाँ पे जो अपघटक करते हैं ह्यूमस में, वो कौन करते हैं? वो करते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक बच्चे, बताओ यहाँ तक क्लियर है? मृदा क्लियर हो गई कि नहीं आपकी? जो स्वेल आता था, आपसे पूछा जाएगा, तो स्वेल के बारे में आप 2-3 पेज एग्जामिनर को घुमा सकते हो या फिर नहीं। एग्जामिनर को बता सकते हो कि हम बायोमन से पढ़ के आए हैं, कि आप लोग अभी भी नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी स्लाइड को, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी स्लाइड को दिखा दूं ना भैया, विश्वास हो जाए कि भैया अमन भैया जो पढ़ा देते हैं वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, है ना। विश्वास के लिए एनसीईआरटी स्लाइड दिखाई जाती है ना, दिखाना भी चाहिए। आप लोगों को विश्वास ना हो, है ना, तो चलो देखो देखो दे रखा है मृदा। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति व गुण भिन्न भिन्न होती है, बता रखा है मैंने। यह जलवायु अपक्षय प्रक्रम वेदरिंग प्रोसेस, क्या वह वाहित व औषधि सेडिमेंटरी है तथा इसका विकास कैसे हुआ? मृदा का विकास बच्चे कैसे हुआ? तो मृदा का विकास कैसे हुआ आप लोग बता सकते हैं। सड़ी गली पत्तियां जो हो गई, है ना, सड़ी गली पत्तियां हो गई, ह्यूमस हो गया, उसी से उसका विकास या निर्माण होता है, ठीक है। इन सब बातों पर निर्भर होता है, ठीक है। किन बातों पर? वेदरिंग प्रोसेस की जो वेदर है, जो मौसम है, उसका प्रोसेस क्या है, और जो आसपास पत्तियां हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, ये सब चीजों का प्रोसेस क्या है, ऐसा ही देखा जाता है, ठीक है। फिर आता है कि मृदा की विभिन्न विशेषताएं, जैसा कि मृदा संघटक, ठीक है, मृदा कैसे संगठित होता है, टूटता है, ठीक है। मृदा के कण, मृदा का साइज और पुंजन मृदा के अंतःस्रावण तथा जल धारण का निर्धारण करते हैं। कोई मृदा ऐसी होती है जो ज्यादा जल धारण कर लेती है, कोई मृदा ऐसी होती है जो कम पानी सोखती है ना। बालुई मिट्टी ज्यादा पानी सोखती है, और जो खुरदुरी मिट्टी होती है वो कम पानी सोखती है ना। तो ऐसे इस पर निर्धारित करते हैं। इन विशेषताओं के साथ पीएच, खनिज संगठन और स्थलाकृति टोपोग्राफी जैसे प्राचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण कैसे होता है? उसका पीएच, खनिज लवण, स्थलाकृति, है ना, टोपोग्राफी के आधार पर उसका स्थान क्या करते हैं, स्थलाकृति करते हैं, वनस्पति का निर्धारण करते हैं। फिर आइए इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है ना। मृदा के अनुसार ही तय होता है। अब जैसे कई कई एरिया में आप लोग देखते हो कि आप लोग कहीं दूर से मेरे को देख रहे हैं, तो वहां पर उड़ीसा है शायद, हाँ उड़ीसा, जब एक बार हम लोग उड़ीसा गए थे तो उधर देखा जाता है कि चावल ज्यादा लोग खाते हैं, है ना, रोटी का प्रयोग कम करते हैं, आटे का प्रयोग, है ना, करते हैं ना। तो मृदा ही डिसाइड करती है कि वहां पर किन प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। आपका एनसीईआरटी साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। फिर आगे क्या है कि इसी प्रकार जलीय पर्यावरण औषधि विशेषताएं प्रायः वहां पनपने वाले नित्यों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। वहां पे कौन रहेगा, ये सब ये मृदा के अनुसार ही ये क्या होता है, निर्धारित होता है। तो ये है हमारा सॉइल और ये है हमारा मृदा, ठीक है। तो बताओ कैसा लगा पढ़ के, मृदा समझ में आया? अब इसके आगे का टॉपिक जो भी अनुकूलन वगैरह है ना, पौधे के वो जो जंतु है, मनुष्य कैसे रहते हैं, अनुकूलन के बारे में अब हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो देखो बच्चे, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो पूरे जोश के साथ। अब अगर कोई दिक्कत है ना तो बायोमन तुम लोगों के साथ है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।